ध्यान से सुनेंगे बेटा यूनिट को। The name of the next unit is determination of income and employment. तो यूनिट नेम है आपका यहाँ पर The name of the unit is determination of income and employment, and under this the name of the chapter 1 is aggregate demand and related concepts. First concept of this chapter is aggregate demand. Meaning of aggregate demand and what are the components of aggregate demand, what constitutes the aggregate demand. अब बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे। एग्रीगेट डिमांड की डेफिनेशन के अंदर अगेन छोटे छोटे फीचर्स हैं, जिन फीचर्स को अगर हम सम अप कर दें तो दैट डिफाइंस द एग्रीगेट डिमांड। फर्स्ट ऑफ ऑल, एग्रीगेट डिमांड refers to the total value of final goods and services. यहां वो कह रहा है कि एग्रीगेट डिमांड का मीनिंग टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज से है। अब टोटल मतलब क्या होता है, यानी इकोनॉमी के अंदर जितनी भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनको यदि एग्रीगेट कर दिया जाए, क्योंकि जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो हम फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज एज अ होल यानी पूरी इकोनॉमी के लिए हम बात कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं वो पूरी इकोनॉमी में जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, उनको एग्रीगेट करने से है। सेकंड पार्ट है डेफिनेशन का, विच ऑल द सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी आर प्लानिंग टू बाय। वो कह रहा है कि इकोनॉमी में जितने भी सेक्टर्स हैं, इकोनॉमी में जितने भी सेक्टर्स हैं, अब सेक्टर्स का मतलब यहां पर क्या है, जब हम इकोनॉमी में सेक्टर की बात करते हैं तो यहां पर 4 सेक्टर मॉडल अप्लाई होता है। अब 4 सेक्टर मॉडल के अंदर हाउसहोल्ड्स, फॉर्म्स, गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ वर्ल्ड आता है। Households, firms, government and rest of world. These all are collectively called as 4 sector model of the economy. तो जब वो यहाँ कह रहा है कि all the sectors, तो all the sectors का मतलब है इन चारों सेक्टर को कलेक्टिवली वो ऑल द सेक्टर्स कह रहा है।
तो वो कह रहा है जब एक इकोनॉमी के ये चारों सेक्टर या इकोनॉमी के चारों सेक्टर के द्वारा या ये इकोनॉमी के चारों सेक्टर जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को जो ये चारों सेक्टर इकोनॉमी के प्लान कर रहे हैं बाय करने के लिए। तो अब यहां वर्ड आ गया प्लान्ड टू बाय। अब प्लान्ड का मतलब ये हो गया कि एग्रीगेट डिमांड जो है वो प्लान्ड एक्सपेंडिचर है इन चारों सेक्टर का गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर, मींस ये एक्चुअल एक्सपेंडिचर नहीं है, यानी रियलाइज्ड एक्सपेंडिचर नहीं है इन सेक्टर्स का, ये इन सेक्टर का प्लान्ड एक्सपेंडिचर है। At a given level of income during a period of one accounting year। अब इकोनॉमी का जो भी लेवल ऑफ इनकम है उस गिवन एक पर्टिकुलर गिवन लेवल ऑफ इनकम पर एक गिवन लेवल ऑफ इनकम पर इकोनॉमी की गिवन लेवल ऑफ इनकम पर ये चारों सेक्टर मिल करके जितनी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बाय करने का प्लान कर रहे हैं उस टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को हम एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। क्या मैं दोबारा एक्सप्लेन करूं ये? नो सर, क्लियर है। इन फीचर्स में से कोई भी फीचर ड्रॉप नहीं करना है बीच में, इसलिए इसको ऐसे फीचर वाइज आप लर्न करेंगे। वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स, टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज which all the sectors of the economy are planning to buy at a given level of income and during a period of one accounting year or during a given accounting year। अब ये प्लान्ड यानी एग्रीगेट डिमांड जो है वो आपका प्लान्ड एक्सपेंडिचर है, जितना डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को बाय करने में स्पेंड कर रही हैं, करने का प्लान कर रही है। तो एग्रीगेट डिमांड is the aggregate expenditure that different sectors of the economy as mentioned above are willing मतलब planned to incur, which they are planning to spend, खर्च करना चाहती हैं during a given period of time। तो इसका मतलब वही कहना चाह रहा है कि या तो आप एग्रीगेट एक्सपेंडिचर को ऐड कर लीजिए, यानी जो उनका प्लान्ड एक्सपेंडिचर है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का उसका एग्रीगेट कर लीजिए, या फिर जो टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ये डिफरेंट सेक्टर्स प्लान कर रहे हैं बाय करने के लिए उनकी वैल्यू को एग्रीगेट कर लीजिए, तो आपको एग्रीगेट डिमांड मिल जाती है। अब वो कह रहा है कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो एग्रीगेट डिमांड है वो इकोनॉमी का प्लान्ड एक्सपेंडिचर है, एक्चुअल एक्सपेंडिचर नहीं है। सो AD is the total expenditure that households, firms, government and the rest of world are planning to incur during a period of time। Aggregate demand एक फ्लो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जब ड्यूरिंग देयर बात करते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बात नहीं करते, तो दैट एग्रीगेट डिमांड इज a flow concept। It is generally measured for the period of an accounting year, not at a particular point of time during an accounting year। Is it clear? Yes sir। भाव्यार्थ? Yes sir। जोएश?
Joesh, why you are not answering? आवाज आ रही है सर? हाँ, अब आ रही है। सर आ गया सर। नेक्स्ट, अब इकोनॉमी के जो 4 सेक्टर्स हैं जिनके प्लान्ड एक्सपेंडिचर को एग्रीगेट करके हमें एग्रीगेट डिमांड का पता चलता है, तो ये 4 सेक्टर की डिमांड को यदि एग्रीगेट किया जाए तो हमारा एग्रीगेट डिमांड है। अब ये एग्रीगेट डिमांड की, क्योंकि 4 सेक्टर्स की प्लान्ड एक्सपेंडिचर को हम लोग एग्रीगेट डिमांड कह रहे हैं, तो एग्रीगेट डिमांड के 4 कंपोनेंट्स हो गए। जैसा मैंने कहा था, हाउस होल्ड सेक्टर, तो डिमांड बाय हाउस होल्ड सेक्टर, ये प्लान्ड एक्सपेंडिचर ऑफ हाउस होल्ड सेक्टर, दैट इज कॉल्ड एज प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, which is given as C, capital C. When we use the term C means private or household consumption expenditure. Next component is expenditure by firms, because the second sector is firm sector. और फर्म जिन गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड करेगी वो कैपिटल गुड्स होंगे, और चेंज इन इन्वेंटरी होगा, क्योंकि हमने बताया था एट द एंड ऑफ दैट जितने भी इन्वेंटरी अनसोल्ड या चेंज इन्वेंटरी पाई जाती है उसको हम कैपिटल गुड्स या कैपिटल एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में मानते हैं और उसको इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में इंक्लूड करते हैं। तो प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, investment expenditure by firm, second component which is represented by I. Third, government expenditure represented by G. And then rest of world से हमारा रिलेशन 2 कारणों से होता है, एक एक्सपोर्ट और एक इंपोर्ट। तो X मीन्स एक्सपोर्ट, M माइनस इंपोर्ट, तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट के डिफरेंस को नेट एक्सपोर्ट्स कहते हैं। तो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड का जो कंपोनेंट होता है वो आपका नेट एक्सपोर्ट्स होता है। अब इन चारों कंपोनेंट्स को, यानी प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बाय फर्म्स, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड नेट एक्सपोर्ट्स, इन सबको अगर हम ऐड कर दें, आपस में एग्रीगेट कर दें, तो दैट एग्रीगेट इज कॉल्ड एज एग्रीगेट डिमांड। So C is consumption expenditure, I is investment expenditure of firms, G is government expenditure, and net exports, that is exports minus imports. So these 4 components when aggregated is known as net exports. Sorry, when aggregated are called as aggregate demand. Private final consumption expenditure के अंदर क्या आएगा, हमने नेशनल इनकम के अंदर टाइप ऑफ गुड्स पढ़े थे, ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स एंड सर्विसेज। तो हाउस होल्ड सेक्टर जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज एक अकाउंटिंग ईयर में हाउस होल्ड सेक्टर एक अकाउंटिंग ईयर में जितनी भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे एक्सपेंडिचर करेगा, उस एक्सपेंडिचर को हम प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहेंगे, चाहे वो ड्यूरेबल गुड्स पे हो, चाहे वो सेमी ड्यूरेबल पे हो, सिंगल यूज गुड्स पे हो या सर्विसेज के ऊपर हो।
जो प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है उसका डायरेक्ट रिलेशन डिस्पोजेबल इनकम से होता है। अब एक डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है? जितनी इनकम हाउस होल्ड सेक्टर को अपनी कंजम्पशन के लिए अवेलेबल होती है। देखें, हाउस होल्ड्स की जितनी भी इनकम होती है वो अपनी इनकम को या तो कंज्यूम करते हैं या सेव करते हैं। यानी अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं एक हाउस होल्ड हूं, तो मैं जितनी भी इनकम अर्न करूंगा या तो मैं कंजम्पशन पे स्पेंड कर दूंगा या मैं वो सेविंग कर दूंगा उसकी। तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड और सेविंग बाय हाउस होल्ड विल बी इक्वल टू देयर इनकम, और इनकम का सिंबल है यहाँ पर, फिलहाल तो कंजम्पशन लिखा था हमने पर मैं इनकम बोल रहा हूँ। तो हाउस होल्ड की जितनी इनकम है वो उनकी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और सेविंग की इक्वल होती है। इसका मतलब है कि मैं जितनी इनकम अर्न करूंगा उतनी ही, जितनी इनकम मैं अर्न करूंगा उसी के साथ मेरा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी प्रोपोर्शनेटली वेरी करेगा। अगर आपकी इनकम बढ़ेगी हाउस होल्ड्स की तो आप कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करेंगे। अगर आपकी इनकम कम होगी तो आप कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को कम करेंगे। तो इसीलिए वो कह रहा है कि ये जो एग्रीगेट डिमांड होती है उसका जो फर्स्ट कंपोनेंट है प्राइवेट हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, वो डायरेक्टली हाउस होल्ड की डिस्पोजेबल इनकम के ऊपर डिपेंड करती है। Higher the disposable income, more will be the consumption expenditure, and vice versa means lesser disposable income will result in less consumption expenditure by the household. अब disposable income क्या होती है? जो households के पास spending on consumption के लिए या saving के लिए अवेलेबल होती है। तो मैंने आपको बताया था कि disposable income of household will be equal to their consumption expenditure and saving made by the households. दोबारा बोलूं? सर अगर इनकम ज्यादा होगी तो क्लियर है। नेक्स्ट इज, यहाँ थोड़े से ना, यहाँ पर थोड़े से कुछ टेक्निकल वर्ड्स हैं, जैसे डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है हाउस होल्ड्स की, तो हाउस होल्ड की कंजम्पशन और सेविंग को हम डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं। प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फर्स्ट कंपोनेंट होता है एग्रीगेट डिमांड का। इसके अंदर हम एक्सपेंडिचर, प्लान्ड एक्सपेंडिचर ऑफ हाउस होल्ड्स ऑन परचेज ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, whether of ड्यूरेबल नेचर, नॉन ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल और सर्विसेज को इंक्लूड करते हैं। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डायरेक्टली कंज्यूमर की डिस्पोजेबल इनकम पे डिपेंड करता है। डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती है तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ता है, डिस्पोजेबल इनकम कम होती है तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कम होता है। और डिस्पोजेबल इनकम का फॉर्मूला कंजम्पशन और सेविंग ऑफ हाउस होल्ड्स की इक्वल होता है। जब हम प्लान्ड एक्सपेंडिचर की बात करते हैं किसी भी इकोनॉमी के, तो हमारे पास दो टर्म होती है, एक होती है एक्स एंटे और एक होती है एक्स पोस्ट। एक्स एंटे का मतलब होता है प्लान्ड और एक्स पोस्ट का मतलब होता है एक्चुअल। तो प्लान्ड एक्सपेंडिचर of household is ex ante expenditure, and actual expenditure of household will be called as ex post expenditure of households. तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं प्लान्ड की, तो इसलिए उन्होंने यहाँ लिखा कि जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा हाउसहोल्ड का वो एक्स एंटे एक्सपेंडिचर होगा, दैट इज प्लान्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा, रियलाइज्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नहीं होगा। This is the first component of aggregate demand. Second component is investment expenditure done by farm sector or producing sector or by the industrial sector of the economy. जितनी भी प्राइवेट फॉर्म्स हैं
हम गवर्नमेंट की बात या नहीं करेंगे, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। इट इज द एक्सपेंडिचर बाय द प्राइवेट फॉर्म्स, अगेन टोटल तो करना ही है। और कैपिटल गुड्स, अब जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, फॉर्म्स हैं, उनको मशीनरी, इक्विपमेंट, बिल्डिंग और जो चेंज इन इन्वेंटरी है दैट इज क्लोजिंग इन्वेंटरी माइनस ओपनिंग इन्वेंटरी, इनका जो डिफरेंस होता है वो चेंज इन इन्वेंटरी है। तो मशीन, इक्विपमेंट, बिल्डिंग, चेंज इन इन्वेंटरी, these all are the example of capital assets and these are called as physical capital assets of the industrial sector. तो इंडस्ट्रियल सेक्टर और फॉर्म्स इन फिजिकल कैपिटल एसेट को परचेज करने के लिए जितना भी एग्रीगेट एक्सपेंडिचर करेंगी उसको इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहा जाएगा। जब हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दो कैटेगरीज में डिवाइड होता है। एक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होती है ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर। ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर, ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर का मतलब होता है ऐसा एक्सपेंडिचर जो कि इनकम ऑफ द फॉर्म से इन्फ्लुएंस नहीं होगा। मतलब ऐसा मतलब ये जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है, ये इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ऑटोनॉमस होने का मतलब ये होता है कि एक्सपेंडिचर आपका इनकम इन्फ्लुएंस नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर फॉर्म्स को करना ही पड़ता है, इसीलिए करना पड़ता है क्योंकि अगर उनको मिनिमम मतलब देयर इज सर्टेन मिनिमम लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट which must be done in the economy irrespective of the level of income। आपको प्रॉफिट कितना होगा इन्वेस्टमेंट करने से, एक्सेट्रा एक्सेट्रा कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इन्वेस्टमेंट को डिटरमिन करते हैं। तो जब हम बिना इनकम लेवल को कंसीडर किए हुए या ऐसी इन्वेस्टमेंट जो इनकम से इन्फ्लुएंस नहीं होंगी, प्रॉफिट फैक्टर, प्रॉफिट मोटिव से अफेक्ट नहीं होंगी, उनको ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट कहते हैं। उनको हम ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट कहते हैं। लेकिन ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट के अपोजिट में एक इन्वेस्टमेंट और होती है, इसको हम कहते हैं इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। अब ये इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट क्या है? इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट which depends on the profit expectation and is directly influenced by the income level। यानी ऐसी इन्वेस्टमेंट जो मैं प्रॉफिट को कमाने के लिए या प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन से करूंगा और मेरी इनकम पे डिपेंड करेगी। मेरी इनकम ज्यादा होगी तो मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा, इनकम कम होगी तो मैं इन्वेस्टमेंट कम करूंगा। यानी ऐसी इनकम जो ऐसी इन्वेस्टमेंट जो आपकी इनकम लेवल और आपके प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन से इन्फ्लुएंस होकर के की जाए वो आपकी इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट होती है। और जो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ इनकम लेवल और इर्रेस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन की जाए वो आपकी ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट होती है। अब हम ये मानकर चलते हैं, ऐसा लिखा है एजम्पशन है, ये एज्यूम्ड है, एजम्पशन है कि हमारी इकोनॉमी में हम जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ले रहे हैं फॉर्म का वो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, हम ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। ऐसी एजम्पशन ली गई है। क्लियर है इस एजम्पशन के बारे में आपको? यस सर। यस सर। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड कंपोनेंट हमारा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। देखिए गवर्नमेंट एक प्रोड्यूसर भी है और गवर्नमेंट एक कंज्यूमर भी है। गवर्नमेंट कंज्यूमर क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट को अपने एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए, डिफेंस के लिए गुड्स खरीदने होते हैं।
तो गवर्नमेंट कंज्यूमर भी है और गवर्नमेंट प्रोड्यूसर भी है, क्योंकि गवर्नमेंट प्रोड्यूसर इस सेंस में है कि जो गवर्नमेंट की जितनी भी कंपनीज होती है उनको गवर्नमेंट कंपनीज कहते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग PSUs कहते हैं। उनको रन करने के लिए गवर्नमेंट को कैपिटल गुड्स चाहिए होते हैं। जितने भी गवर्नमेंट कंपनीज है उनको भी मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर, इक्विपमेंट, टूल्स चाहिए प्रोड्यूसर की तरह, तो कैपिटल गुड्स भी उनको चाहिए होते हैं। और क्योंकि कौन गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी इकोनॉमी के अंदर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना होता है, तो उसके लिए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स हैं, डिफेंस डिपार्टमेंट है एंड सो ऑन। तो उनके एम्प्लॉयज को सैलरी देना या डिफेंस के लिए गुड्स को खरीदना, आर्मी को फूड प्रोवाइड करना, उनके लिए यूनिफॉर्म प्रोवाइड करना, उनके लिए अकोमोडेशन प्रोवाइड करना, उनको सारी फैसिलिटीज अरेंज करके देना, लॉ एंड ऑर्डर के लिए सारा खर्चा करना, पेट्रोल का खर्चा होना गाड़ियों के ऊपर गवर्नमेंट की, फिर सारा सारा गवर्नमेंट का बीइंग कंज्यूमर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। तो गवर्नमेंट का एक कॉमन फीचर होता है, गवर्नमेंट सी यानी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी करती है और गवर्नमेंट आई इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी करती है। तो जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होता है वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कंसिस्ट ऑफ कंजम्पशन एज वेल एज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो मैंने यहाँ बताया लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, एजुकेशन, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट, डिफेंस, इन सब के लिए उनको गुड्स एंड सर्विसेज की जरूरत होती है, तो गवर्नमेंट या कंज्यूमर है। और गवर्नमेंट को हाईवेज बनाने, रोड्स बनाने, पावर प्लांट्स हैं, ऐसे गवर्नमेंट की पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, उनको रन करने के लिए गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर करना होता है, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। और गवर्नमेंट की जो भी एक्सपेंडिचर पॉलिसी होती है वो सोशल वेलफेयर को कंसीडर करते हुए गवर्नमेंट डिटरमिन करती है कि व्हाट वुड बी द consumption expenditure, what would be the investment expenditure that must be done in such a manner that social welfare can be maximized. So government expenditure is influenced with the motive of social welfare on one hand, and on the other hand government is also working as an entrepreneur, as a producer under the as in the form of public sector undertakings. तो गवर्नमेंट को कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट दोनों के लिए ही इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर करना होता है। That means government expenditure consists of consumption as well as investment expenditure. Next is net exports. अभी net exports क्या है? Export minus import जो net exports हैं। अगर हम किसी भी कंट्री में इंडिया को, ये जैसे हम इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो आप इंडियन इकोनॉमी के अलावा कंट्री में जितने भी इंडिया को छोड़ करके जितने भी बाकी देश हैं वो सारे रेस्ट ऑफ वर्ल्ड है, चाहे वो यूएस है, रशिया है, जर्मनी है, चाइना है, जापान है, और ये इंडियन इकोनॉमी है। तो इंडियन इकोनॉमी का जितना भी बाहर के देशों के साथ, जिनको इंडियन इकोनॉमी को छोड़कर जितने भी बाहर के देश हमारे इंटरनेशनल मैप के ऊपर है वो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड कहलाते हैं। तो इंडिया इनको एक्सपोर्ट करती है और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से जरूरत का सामान इंपोर्ट करती है। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज एंड गुड्स becomes the basis for an open economy. Means एक इकोनॉमी ओपन इकोनॉमी तब है जब वो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के साथ ट्रांजैक्शंस कर रही है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स की। तो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट डन between India and rest of world, and the difference between these two, export and import, will constitute the net exports, which is the fourth expenditure or fourth component of aggregate demand of the economy. तो अगर हम C plus I, अगर हम एग्रीगेट डिमांड कैलकुलेट कर रहे हैं तो C plus I plus G एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, इन सबको यदि हम आपस में एग्रीगेट कर दें C plus I plus G plus net export, तो that constitutes the aggregate demand.